सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है आरबीआई डिविडेंड, मतलब आरबीआई लाभांश। ये आरबीआई डिविडेंड क्या होता है, ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये कल का न्यूज़ है। कल यानी कि 22 मई को आरबीआई ने भारत सरकार को डिविडेंड देने की घोषणा की, घोषणा नहीं की, मंजूरी दे दी। तो आरबीआई ने डिविडेंड देने की मंजूरी दे दी है। तो हम लोग पहले ये समझेंगे ये डिविडेंड होता क्या है, एकदम ईजी लैंग्वेज में। फिर हम लोग देखेंगे कितना ये घोषणा किया गया। तो आप पहले आम भाषा में समझिएगा कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का मतलब हो गया, डिविडेंड को हिंदी में हम लोग कहते हैं लाभांश, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लाभांश। और इसका मतलब क्या हुआ कि लाभ का अंश है ना, डिविडेंड। इसका मतलब हुआ कि कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो भी प्रॉफिट कमाता है उसका एक अंश को हम लोग क्या कहते हैं, लाभांश। जैसे बहुत सारी कंपनियां, अगर आप किसी कंपनी में शेयर अपना लगाए हुए, आप शेयर होल्डर से कंपनी के, तो आपको वो अपना लाभांश देता है, आपका एक लाभ का एक अंश आपको क्या करता है, देता है। वैसे ही आरबीआई जो है अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा भारत सरकार को देता है, उसी को हम लोग कहते हैं आरबीआई डिविडेंड। क्लियर है? तो आरबीआई डिविडेंड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आरबीआई डिविडेंड का मतलब ये हो गया कि आरबीआई का जो लाभ होता है उसका एक अंश वो किसको देगा, भारत सरकार को। उसके लिए ये मंजूरी दिया। अब हम लोग ये भी देखेंगे कि आरबीआई प्रॉफिट कहां से कमाता है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है आरबीआई का, और डिविडेंड देने से भारत सरकार को क्या क्या फायदा हो सकता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज आप ये जान लीजिए कि ये खबर में है, न्यूज में है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है हर एग्जाम के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, 22 मई को आरबीआई ने घोषणा किया, घोषणा नहीं, मंजूरी दे दी है कल, यानी कि 22 मई को आरबीआई ने भारत सरकार को डिविडेंड देने की मंजूरी दे दी है। और ये जो डिविडेंड होगा आरबीआई का वो 2023-24 का होगा, मतलब 2023-24 का जो है ना कमाई है उसका ये डिविडेंड होगा। और 2023-24 का जो डिविडेंड होगा आरबीआई का, ध्यान रखिएगा, ये रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड दे रहा, माला माल कर देगा भारत सरकार को, अच्छा खासा पैसा दे रहा है। कितना दे रहा है तो ध्यान रखिएगा, 2.11 लाख करोड़, ये डेटा याद रखिएगा, लगभग 2.11 लाख करोड़ है ना, इतना रुपया ये आरबीआई किसको देगा, भारत सरकार को देगा। अब तो उसी सरकार को फायदा होगा, क्योंकि अब तो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अब उसी सरकार को फायदा होगा जिसका सरकार 4 जून को बनेगा, उसको ये डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है? अब समझना, इतना पैसा जो दिया जा रहा है भारत सरकार को इसका करेगा क्या, या उसको क्या फायदा होगा, है ना, भारत सरकार को क्या फायदा होगा, और आरबीआई डिविडेंड क्यों देता है, क्या इसके बारे में कोई रूल है? तो बिल्कुल इसके बारे में कोई रूल है। वो रूल को हम लोग समझेंगे। छोटा सा मैं आपको पहले आरबीआई का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि डिविडेंड क्या होता है, कहाँ से पैसा कमाता है, इससे जुड़ा हुआ तमाम फैक्ट्स को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो पहला चीज़ तो आप कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लीजिए। जैसे हम लोग बात करें आरबीआई की, तो पहला चीज़ तो आप ये ध्यान रखना कि आरबीआई जो होता है वो देश का सेंट्रल बैंक है, भारत का वो सेंट्रल बैंक है। हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है। वैसे आरबीआई देश का क्या है, सेंट्रल बैंक है। आरबीआई हमारा बैंक नहीं है, मतलब हम और आप अपना खाता आरबीआई में नहीं खुलवा सकते। अगर आपको होम लोन की आवश्यकता है, आपको कार लोन की आवश्यकता है, तो क्या आप आरबीआई से ऋण ले सकते हैं? आप जाइएगा आरबीआई के पास, बोलिएगा हमको होम लोन चाहिए, आप ऋण दे दीजिए, हमको लोन दे दीजिए, तो आरबीआई क्या बोलेगा, नहीं, हम आपको लोन नहीं दे सकते। आप उस बैंक में जाइए जहां आपका खाता है, या आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाइए जो ये ऋण प्रदान करता है। तो हम लोग कहेंगे क्या आप ऋण प्रदान नहीं करते हैं, क्या आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है? तो आरबीआई बोलेगा बिल्कुल हम भी है, हम भी ऋण प्रदान करते हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं करते। हम जो ऋण प्रदान करते हैं वो बैंकों के लिए करते, बैंकों को ऋण प्रदान करते हैं और सरकारों को देते हैं। मतलब याद रखिएगा, भारत सरकार हो, मतलब हम लोग केंद्र सरकार का बात करें, या फिर राज्य की सरकार हो, सबके लिए बैंक कौन होता है, आरबीआई। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि भारत सरकार का बैंक कौन है, तो आप बताते ना आरबीआई। तो ये क्लियर। राज्य सरकार, जितना राज्य सरकार है, बिहार है, झारखंड है, जितना राज्य सरकार है, उसका बैंक कौन है, आरबीआई। एसबीआई का बैंक कौन है, आरबीआई। मतलब ये बैंकों का बैंक होता है, ये गवर्नमेंट का बैंक होता है, ये आम पब्लिक का बैंक नहीं होता है। यह क्लियर है? तो हम आप यहां से लोन वोन नहीं ले सकते। तो सबसे पहले यह समझिएगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो आरबीआई का स्थापना आजादी से पहले हुआ था। याद रखिएगा, आरबीआई का स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935, 1935, याद रखिएगा डेट।
1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का स्थापना हुआ था, और आरबीआई का जो स्थापना हुआ था वो एक एक्ट के तहत हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934। तो याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि आरबीआई की स्थापना कुछ लोग बोलते थे 1934 में हुआ, कुछ लोग बोलते हैं 1935 में हुआ। स्थापना जब आपसे पूछेगा, याद रखिएगा स्थापना का, है ना, इसका स्टैब्लिशमेंट अगर आपसे पूछेगा कि इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो आप बताना 1 अप्रैल 1935। 1934 को मत टिक करना, याद रखिएगा 1934 को टिक मत करना, ठीक है। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को आप क्या करना, टिक करना। जब आपसे पूछेगा कि आरबीआई जो है 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ, वो किस अधिनियम के तहत, किस एक्ट के तहत, तब आप बताना आरबीआई एक्ट 1934। मतलब एक एक्ट बना आरबीआई एक्ट 1934, इसी एक्ट के तहत इस संस्थान का क्या हुआ होता है, स्थापना होता है। जब इसका स्थापना हुआ तो इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे था, तो हेडक्वार्टर इसका जो था वो था कलकत्ता। याद रखिएगा, तो समय कलकत्ता बोलते थे, कलकत्ता, है ना। तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कलकत्ता पे। लेकिन बहुत जल्दी स्थापना 35 में हुआ, तो 35 में जब इसका स्थापना हुआ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कलकत्ता। लेकिन बहुत जल्दी 1937 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, मुंबई, है ना, बॉम्बे, अब मुंबई बोलते हैं हम लोग, तो मुंबई। 1937 से लेकर के वर्तमान तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई में। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आरबीआई का हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में, ये क्लियर। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि आरबीआई की स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो कलकत्ता में था, क्लियर। जब इसका स्थापना हुआ था तो ये प्राइवेट के हाथों में था, याद रखिए ये सरकार के हाथों में नहीं था। इसलिए भारत सरकार ने 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब क्या हो गया, इसको भारत सरकार अपने अंडर में ले लिया, मतलब ये भारत सरकार का हो गया। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये फैक्ट्स याद रखना है, क्योंकि आरबीआई हम लोग पूरे डिटेल में अभी पूरा आरबीआई का हम लोग पूरा धारा नहीं पढ़ रहे, आरबीआई एक्ट नहीं पढ़े, बस मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग फिर आएंगे आरबीआई डिविडेंड पे। तो मेन चीज़ आप ध्यान रखना, कुछ बेसिक चीज़ है, ये आपको जानना चाहिए। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कलकत्ता में था। लेकिन 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में बना दिया गया, और तब से लेकर के आज तक इसका हेडक्वार्टर का है मुंबई में ही है। हाँ, इसका ब्रांच जो है वो हर राज्य की राजधानी में, तो हर राज्य की राजधानी में आपको आरबीआई का क्या मिल जाएगा, ब्रांच मिल जाएगा, क्लियर है। लेकिन हेडक्वार्टर जब आपसे पूछेगा वो मुंबई में। 1949 में 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया, इसको नेशनलाइज कर दिया गया, मतलब इसका अब ये सरकार के अंडर में आ गया। तो ये क्लियर है, यहां तक समझ में आया। आरबीआई मैंने आपको क्या बताया, ये सेंट्रल बैंक होता है, यहां तक समझ में आया। तो ये बेसिक चीज था जो आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब सवाल ये बनता है, आरबीआई जो ये है, आरबीआई अपना डिविडेंड कहां से देता है, आरबीआई अपना डिविडेंड कहां से देता है। तो पहला चीज तो आप ये ध्यान रखना, आरबीआई जो डिविडेंड देता है इसके लिए रूल है क्या, तो बिल्कुल रूल है। इसके लिए याद रखिएगा सेक्शन 47, याद रखिएगा सेक्शन कितना, 47। आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन नंबर 47, याद रखिएगा सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। देखिए, सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 ये कहता है कि आरबीआई लाभांश, आरबीआई जो डिविडेंड भारत सरकार को देगा, इसके बारे में हम लोगों को सूचना कहां से मिलता है, सेक्शन 47 से। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 47 जो है ये बताता है कि आरबीआई जो डिविडेंड देगा, ये आरबीआई जो डिविडेंड भारत सरकार को देता है, इसके बारे में सूचना हम लोग कहां से मिलता है, तो सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। हिंदी में इसको बोलेंगे धारा, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, धारा। आर्टिकल नहीं बोलते, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, जिसको अनुच्छेद बोला जाता है हिंदी में। बहुत लोग आर्टिकल को या आर्टिकल का हिंदी ट्रांसलेशन धारा कर देता है, धारा नहीं होता है। जैसे बहुत लोग आप सुनते होंगे कि धारा 370 हटाया गया, धारा नहीं है, वो क्या है, अनुच्छेद है, उसको आर्टिकल बोलते हैं इंग्लिश में। धारा कहाँ का होता है, धारा एक्ट में होता है। तो जो एक्ट बनाया जाता है उसमें धारा आपको मिलेगा, सेक्शन मिलेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, सेक्शन 47 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो आपसे पूछेगा, अभी करंट का पार्ट है कि 2.11 लाख करोड़ का जो मंजूरी दिया है, ये किस एक्ट के तहत दिया है, तो आप बता, ये किस सेक्शन के तहत दिया है, तो आप बता दीजिएगा 47। तो 47 सेक्शन जो है यही इजाजत देता है आरबीआई को डिविडेंड देने के लिए, मतलब वो जो भारत सरकार को डिविडेंड देता है। क्या क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखना। अब समझना एक चीज कि आरबीआई जो है
आरबीआई जो है आरबीआई का सोर्स ऑफ इनकम, मतलब इसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहां से है, मतलब कहां से ये इनकम कमाता है। आरबीआई अगर लाभांश देता है तो कहीं से पैसा कमाता होगा, तो पैसा कहां से कमाता है, तो ये हम लोग थोड़ा समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि आरबीआई लोन नहीं देता है। आरबीआई मतलब हम लोगों को लोन नहीं देता है, लेकिन आरबीआई बैंकों को लोन देता है, आरबीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन देता है ना। याद रखिएगा, आरबीआई इंडस्ट्री को लोन देता है ना। तो आप समझना, जैसे अगर मान लीजिए एक बैंक है पीएनबी, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ है, इसको आरबीआई ले लेते हैं, बैंकों का बैंक। एक बैंक है एसबीआई, समझना, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पीएनबी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन की आवश्यकता है, पीएनबी को शॉर्ट टर्म के लिए लोन की आवश्यकता है। तो पीएनबी दौड़ते दौड़ते गया कहा आरबीआई के पास, और आरबीआई को बोला कि एक काम कीजिए, मुझे 100 रुपया दे दीजिए, है ना। तो लाना था ऐसा बैंक पे जो 100 ही रुपये ऋण मांगता है। तो खैर चलिए, ये तो मजाक था। 100 रुपया मान लीजिए, 100 इसलिए मैं ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो 100 रुपया ये ऋण बोला कि हमको दे दीजिए, यह क्लियर। अब आरबीआई ये पैसा लाएगा कहाँ से? क्या आरबीआई नोट छापेगा, नया नोट छाप के देगा इसको? नहीं। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोरो करेगा दूसरे बैंक से, ऐसा बैंक जिसके पास सरप्लस हो, ऐसा बैंक जो देना चाहता हो पैसा। तो आरबीआई क्या बोलेगा, आरबीआई जाएगा एसबीआई के पास, एसबीआई को बोलेगा एक काम करो, 100 रुपया तुम हमको दे दो। तो एसबीआई बोलेगा ठीक है। तो अब समझना, एसबीआई ने 100 रुपया आरबीआई को दिया, और यही 100 रुपया आरबीआई उठा के किसको दे दिया, पीएनबी को दे दिया। समझ पा रहे बात, है ना। पीएनबी को जरूरत था 100 रुपये का, ये आरबीआई के पास गया, आरबीआई के पास इसको पता है कि सस्ते दरों पर हमको ऋण मिल जाएगा, तो इसलिए आरबीआई के पास गया। हो सकता है मार्केट से भी उठा सकता था, लेकिन मार्केट में इसको महंगा मिलेगा, इसलिए आरबीआई के पास गया, बोले कि हमको पैसा दे दीजिए। तो आरबीआई क्या किया, 100 रुपया कहाँ से लाया, दूसरे बैंक से, है ना। एसबीआई से 100 रुपया लिया, ये बस एग्जाम्पल है, ये कोई भी बैंक हो सकता है, बस मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आरबीआई एसबीआई से कितना लिया, 100 रुपया लिया, और वही 100 रुपया उठा के किसको दे दिया, पीएनबी को दे दिया। क्लियर है। अब देखिए, एसबीआई 100 रुपया जब इसको दे रहा है आरबीआई को, तो इसके बदले इंटरेस्ट भी तो लेगा, पैसा इसको कमाना है ना, तो इसको तो इंटरेस्ट चाहिए, ब्याज चाहिए, तो बिल्कुल इसको ब्याज मिलेगा। वैसे ही जब आरबीआई पीएनबी को पैसा दे रहा है, तो इसको भी तो ब्याज चाहिए, इसको भी तो इंटरेस्ट चाहिए, बिल्कुल इसको भी इंटरेस्ट चाहिए। अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, एक को हम लोग कहते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक को हम लोग कहते हैं रेपो रेट, एक को हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एक को हम लोग क्या कहते हैं, रेपो रेट, एक को हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट हम लोग किस रेट को कहते हैं, तो रेपो रेट उस रेट को कहा जाता है जब आरबीआई द्वारा दिया गया ऋण पर, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए जो दिया गया ऋण होता है उस पर ब्याज लगाता है, उसी ब्याज को, उसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। चलिए मैं इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। जैसे पीएनबी 100 रुपया क्या किया, आरबीआई से लिया, तो आरबीआई इस 100 रुपया के बदले पीएनबी पे इंटरेस्ट लगाएगा। आप जब बैंक से लोन लेने जाते हैं, मान लीजिए आप गए बैंक से 5 लाख रुपया लोन लेने, तो आपको बैंक 5 लाख रुपया तो दे दिया। तो आप मान लीजिए कि 10 साल के लिए आपने लोन लिया, आपने 10 साल के लिए 5 लाख रुपया लोन लिया, तो 10 साल में क्या बोला कि आपको चुकाना है, विथ इंटरेस्ट चुकाना है, 8%, 9%, जो भी उसका इंटरेस्ट रेट रहेगा वो आप पे लगा देगा, और उस आधार पर आप क्या कीजिएगा, आप उसको इंटरेस्ट दीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं कि 5 लाख रुपया लिए तो आप 5 ही लाख वापस कीजिएगा, आप इंटरेस्ट के साथ पैसा क्या करते हैं, वापस करते हैं। वैसे ही जब पीएनबी 100 रुपया आरबीआई से ले रहा है, तो आरबीआई क्या बोलेगा कि ये 100 रुपया तो जो तुम ले रहा है, इसके बदले तुमको क्या करना पड़ेगा, इसके बदले तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है ना। और उसी इंटरेस्ट रेट को, जितना इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, जो दर लगाया जाता है, उसी इंटरेस्ट रेट को हम लोग कहते हैं रेपो रेट। ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स है ना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का टूल्स है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेपो रेट। और वैसे ही जब एसबीआई आरबीआई को पैसा दिया, और एसबीआई को भी तो पैसा चाहिए, ब्याज चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए, तो एसबीआई को जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट पे करता है, उस इंटरेस्ट रेट को हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये चीज समझ में आया। रेपो रेट जो होता है, जब बैंक जो
इंटरेस्ट आरबीआई को पे करता है उसको रेपो रेट कहते हैं, और जब आरबीआई बैंक को इंटरेस्ट रेट पे करता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये मेरे ख्याल से आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब देखिए एक चीज समझना, रेपो रेट जो है, रेपो रेट चेंज होते रहता है ना। वर्तमान में अगर देखा जाए तो रेपो रेट है लगभग 6.5%। कितना रेपो रेट है? 6.5%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 3.35%। तो आप एक बार ध्यान रखिएगा। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आरबीआई का कमाई कहां से होता है। आरबीआई का कमाई यहां से होता है। कहां से? एसबीआई से इसने 100 रुपया उठाया, किस रेट पर? रिवर्स रेपो रेट पर, मतलब 3.35% पे। क्लियर? 3.35% पे ये उठाया। क्लियर? और जब यही 100 रुपये उठा के जब ये पीएनबी को दिया तो पीएनबी से कितना इंटरेस्ट रेट लिया? तो 6.5%। कितना लिया? 6.5%, क्योंकि रेपो रेट। आप समझ पा रहे बात को, है ना। आरबीआई जब पीएनबी से इंटरेस्ट रेट ले रहा है इसको रेपो रेट कहते हैं, और रेपो रेट कितना? 6.5, 6.5%। तो 6.5% के हिसाब से इसको इससे ले रहा है, लेकिन ये देख कितना रहा है? लगभग 3.5% के आसपास, 3.35। ये क्लियर हो रहा है? इसका मतलब लगभग 3% के आसपास इसका क्या हो रहा है? लगभग 3% के आसपास इसका प्रॉफिट हो रहा है। समझ पा रहे बात, है ना। आप ऐसे समझिएगा, जैसे 100 रुपया दिया, ठीक है। अब 100 रुपया जब दिया तो इसको ये जब वापस करेगा पीएनबी आरबीआई को तो कितना करेगा? 106.5, है ना, इतना रुपीस वापस करेगा। 106 रुपये मान के चलिए, मतलब 100 रुपया आरबीआई से लिया और आरबीआई को दिया कितना? 106 रुपये इंटरेस्ट लगाए, और आरबीआई जब एसबीआई को देगा तो वो 103 ही रुपया देगा ना, 103.35 के आसपास, 3 ही मान के चलिए, राउंड फिगर लेके चलते हैं हम लोग। मान लो 106 रुपया, ये 103 रुपया, तो 3 रुपया जो बचा, याद रखिएगा 3 रुपया जो बचा, यही आरबीआई का कमाई है। यही से आरबीआई कमाता है, यही से ये अपना सारा खर्चा उर्चा निकालता है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कमाने का सोर्स क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। क्लियर है? आपको एक बार मैं इजी लैंग्वेज में फिर से बता देता हूं। मैंने आपको क्या बताया कि आरबीआई पीएनबी को 100 रुपये की आवश्यकता थी, तो आरबीआई ने 100 रुपया दिया। कहां से दिया? एसबीआई से उठा के आरबीआई ने पीएनबी को 100 रुपया दे दिया। एसबीआई को उसके बदले इंटरेस्ट रेट पे किया गया लगभग 3.5% के आसपास, 3.35% के आसपास। इसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और जब आरबीआई पीएनबी को पे कर रहा है और पीएनबी इसके बदले, आरबीआई पीएनबी को पैसा दे रहा है और पीएनबी इसके बदले जो इंटरेस्ट रेट पे कर रहा है उसको रेपो रेट कहते हैं। तो जब बैंक आरबीआई से लोन लेता है और उसके बदले जो इंटरेस्ट रेट बैंक पे करता है उसको रेपो रेट कहा जाता है, और जब आरबीआई लोन लेता है बैंकों से और आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट पे करता है तो उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा रेपो रेट से कम होता है। कम होगा तभी तो कमाएगा। अगर मान लीजिए 7% रिवर्स रेपो रेट होता है तो पता चला 7% में उठा रहा और दे रहा 6.5% में, तो क्या फायदा होता उसको, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये आरबीआई ने इसको 103 रुपया लौटाया और ये 106 रुपया लौटाया, तो 3 रुपया जो बचा ये आरबीआई का क्या है? कमाई है। ऐसे ये कई हजार, ऐसे ही क्या करता है, ये कई हजार करोड़ धीरे धीरे ऐसे क्या करता है? कमाता है। कई हजार, कई लाख करोड़ इस तरह ये कमाता है। एक तो ये सोर्स हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा कमाता कहां से? यहां से। एक मॉनेटरी पॉलिसी में आपने पढ़ा होगा ओएमओ के बारे में, नहीं पढ़ा होगा तो कभी हम लोग पढ़ेंगे तो बताऊंगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? इसके तहत बिल और बॉन्ड को खरीदा और बेचा जाता है ना। बिल और बॉन्ड को खरीदा और बेचा जाता है। बिल और बॉन्ड में बेसिक अंतर मैं आपको बता दूं। बिल हम लोग उसको कहते हैं जब कोई भी जैसे समझना, बिल और बॉन्ड में एक चीज का अंतर होता है कि बिल शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है और बॉन्ड जो होता है लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। जब मैच्योरिटी पीरियड जो होगा, जब किसी भी जब कोई भी बिल दिया जा रहा है, माना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दिया जा रहा है, इस सिक्योरिटीज का मैच्योरिटी पीरियड, सिक्योरिटीज को ही बिल और बॉन्ड बोलते हैं, जब सिक्योरिटीज का मैच्योरिटी पीरियड 365 दिन से कम का होता है, 365 दिन या 365 दिन से कम का होता है तो उसको बिल कहते हैं, और जब मैच्योरिटी पीरियड 365 दिन से ज़्यादा का होता है तो उसको बॉन्ड कहते हैं। मतलब बॉन्ड उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बैंक पैसा उठा रहा है, आरबीआई से ले रहा है पैसा, उसको बॉन्ड खरीद रहा है ना, या आरबीआई कोई बॉन्ड खरीद रहा है या बैंक कोई बॉन्ड खरीद रहा है। अब मान लीजिए कि बैंक अगर
कोई बॉन्ड खरीदा, तो बैंक अगर बॉन्ड खरीदेगा तो ये आरबीआई को पैसा देगा, तो आरबीआई को पैसा वापस करना होगा। लेकिन आरबीआई जब बैंक से बॉन्ड खरीदेगा, आरबीआई जब बैंक से बॉन्ड खरीदेगा तो आरबीआई उसके बदले पैसा देगा, और उसके बदले वो क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। समझिएगा बात को। मान लीजिए कोई बैंक है, एसबीआई है, एसबीआई क्या कर रहा है, एसबीआई को ज़्यादा लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो वो क्या किया, आरबीआई से, आरबीआई के पास जो बॉन्ड था ये बॉन्ड परचेस कर लिया। आरबीआई के पास जो बॉन्ड था वो बॉन्ड बोला कि हमको आप दे दीजिए, सॉरी ऐसे नहीं, सॉरी मैं गलत बताया, ऐसे ऐसे आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई के पास कोई बॉन्ड था, एसबीआई ने ये बॉन्ड आरबीआई को दिया, आरबीआई के पास ये सिक्योरिटी में रखा ये बॉन्ड, और आरबीआई इसके एवज में क्या देगा, इसके एवज में पैसा देगा। क्लियर, बात समझ पा रहे। एसबीआई के पास जो बॉन्ड था, जो सिक्योरिटी था, एसबीआई ने आरबीआई के पास ये बॉन्ड को रखा, तो बॉन्ड का मतलब 365 डेज के, मतलब इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का हो, 6 साल का हो, ये जब भी हो सकता है। लंबी अवधि के लिए इसको ऋण की आवश्यकता है एसबीआई को, तो लंबी अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता है, तो ये बॉन्ड को क्या किया, आरबीआई के पास रखा, और आरबीआई इसके बदले क्या किया, इसको स्टेट बैंक को पैसा दिया। और आरबीआई जब इसको पैसा दे रहा है तो ये विथ इंटरेस्ट इसको वापस करेगा ना, इस पे इंटरेस्ट लगा दिया, तुमको इतना इंटरेस्ट देना है, तुम्हारा इतना इंटरेस्ट होगा, तो उस पे जो इंटरेस्ट लगाया वो आरबीआई का क्या हो रहा, कमाई हो रहा। तो यहां से भी बिल और बॉन्ड से भी क्या करता है, आरबीआई पैसा कमाता है। तो आरबीआई रिपो रेट यहां से पैसा कमा रहा है, बिल और बॉन्ड से कमाता है। इस तरह का आरबीआई का इधर से सोर्स ऑफ इनकम होता है, यहां से ये पैसा कमाता है। क्लियर है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, अब ये जो सोर्स ऑफ इनकम है, ये जो सोर्स ऑफ इनकम है आरबीआई के पास, इसी सोर्स ऑफ इनकम जहां से ये पैसा कमाता है, इसी में आरबीआई अपना खर्च उठाता है, इसी में इसको वेतन देना होता है, अपना ऑफिस को मेंटेन करके रखना पड़ता है, मेंटेनेंस चार्ज वगैरह सारा चीज़ इसी से क्या करता है, ये अपना खर्च उठाता है। और इसी में एक हिस्सा ये भारत सरकार को पैसा देता है, जिसको डिविडेंड कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया इसकी चर्चा सेक्शन 47 में आरबीआई एक्ट 1934 में दिया गया। यहाँ क्लियर है। अब सरकार को क्या फायदा होता है, देखिए सरकार को सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट को कम कर सकता है। आप समझना, जब आरबीआई इतना रुपया सरकार को देगा तो इससे क्या होगा, सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट में आपको छोटा सा बता देता है, ऐसे ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं कभी और पढ़ाऊंगा, आपको छोटा सा बता देता हूँ। या फिर मेरा एक वीडियो होगा शायद, बजट का मैंने वीडियो लिया था, उसमें फिस्कल डेफिसिट को हम लोग डिटेल में बात किए थे। फिस्कल डेफिसिट जो सरकार का राजकोषीय घाटा होता है, याद रखिए सरकार का राजकोषीय घाटा होता है, उसमें ये बहुत मददगार होगा उसको कम करने में। तो सरकार का जो राजकोषीय घाटा, वित्तीय घाटा, जो फाइनेंशियल उसका डेफिसिट है, उसको कम करने में हेल्प मिलेगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए सरकार का जो इनकम है, सरकार का इनकम मान लीजिए 100 रुपया है, और सरकार का जो एक्सपेंडिचर है वो मान लीजिए 106 रुपया है। तो हम कहेंगे सरकार कमा रहा है 100 रुपया और सरकार खर्च कर रहा है कितना, 106 रुपया। इसका मतलब सरकार 6 रुपया क्या है, घाटा में। तो इसको, इस 6 रुपया को हम लोग क्या बोलेंगे, घाटा बोलेंगे, या इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डेफिसिट बोलते हैं। तो 6 रुपया का डेफिसिट है, और ये सरकार का टोटल इनकम, याद रखिएगा सरकार का जब टोटल इनकम से ज्यादा टोटल एक्सपेंडिचर हो जाए तो इसी डेफिसिट को हम लोग फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो सरकार का राजकोषीय घाटा में ये मददगार साबित होगा, और सरकार इससे और भी कोई कल्याणकारी योजना वगैरह ये सब भी क्या कर सकता है, चला सकता है। क्लियर। तो सरकार के लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। तो इससे ये पता चल रहा है कि सरकार कितना घाटा में है कि आरबीआई को इतना रुपया देना पड़ रहा, रिकॉर्ड तोड़ रुपया देना पड़ रहा। तो ये तो हेल्पफुल भी होता है, और ये संकेत अच्छा भी नहीं है हमारे इकोनॉमिक्स के लिए। ज़्यादा घाटा में रहना उचित नहीं। इसलिए देखना, हर बजट में सरकार योजना बनाता है कि मेरा फिस्कल डेफिसिट इतना है, हम कोशिश करेंगे कि अगला वित्तीय वर्ष जो होगा उसमें फिस्कल डेफिसिट इतना कम करेंगे। हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा इतना है, उसको हम इतना कम करने की कोशिश करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट इतना है तो इसको कम करेंगे। तो ऐसे करके डेफिसिट को कम करने का प्रयास करता है। क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आरबीआई डिविडेंड से जुड़ा हुआ ये मुद्दा था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।